8. रुद्र दर्द में कर्राते हुए भी बेहोशी की धुंधली हालत में जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा से रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा जयंत की बात मानने के लिए मजबूर थी। प्रत्यक्षा ने अपने कंधे पर हाथ रखा और फिर कुर्ते को अपने कंधे से नीचे खींचते हुए उसे खोलने लगी कि तभी प्रत्यक्षा नशे में चूर होकर अपने सर को पकड़ते हुए वहीं जमीन पर ही गिर पड़ी। जयंत प्रत्यक्षा के बालों को एक बार फिर से खींचते हुए उसे खड़ा किया और रुद्र की ओर देखते हुए प्रत्यक्षा के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने कंधे से ही उसके आस्तीन को एक झटके में फाड़ दिया। मजा आया रुद्र? तेरी मर्दानगी को थू है रुद्र, जो सामने पकवान देख कर भी उसे सजाए रखा है, लेकिन हम तो इसे चक्कर इसका पूरा मजा। तभी अचानक ही जयंत को एक जोर का धक्का लगा। जयंत खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षा नशे की हालत में पूरी तरह से बेहाल थी। रुद्र ने पास में पड़ा एक गमछा उठाया और प्रत्यक्षा के शरीर पर लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। प्रत्यक्षा ने बहुत कोशिश करते हुए नशे में रोते हुए वो रुद्र का नाम लेने लगी। वो अब अपने सर को ऊपर उठाते हुए उसे बचाने वाले की ओर देखने लगी। प्रत्यक्षा को लग रहा था कि शायद रुद्र ने एक बार फिर उसे बचा लिया, लेकिन चेहरा देखने पर प्रत्यक्षा के सामने कार्तिक था। प्रत्यक्षा अपनी बार बार झिलमिलाती हुई धुंधली आंखों से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक को प्रत्यक्षा की रोते हुए लाल हुई आंखें चुभने लगी थी। इस बार कार्तिक ने प्रत्यक्षा की आंखों पर हाथ रखते हुए उससे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। जयंत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां पर समर्थ और कार्तिक अपने आदमियों के साथ आ गए थे। जयंत डरी हुई नजरों से वहां का माहौल देख रहा था, क्योंकि उसके सारे ही आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उसके सर पर बंदूक तनी हुई थी। देखते ही देखते पूरी बाजी पलट चुकी थी। समर्थ भागता हुआ रुद्र के पास पहुंचा और हाथ खोलते ही रुद्र भी जमीन पर जोरों से गिर पड़ा। रुद्र, तुम्हें ढूंढने में जमीन आसमान अलग कर दिया। शुक्र है हमें मिल गए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है। समर्थ की बात रुद्र के कानों में पड़ रही थी, लेकिन रुद्र की आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्षा पर टिकी हुई थी। इधर रुद्र लड़खड़ाते कदम से प्रत्यक्षा की ओर बढ़ा और प्रत्यक्षा भी कार्तिक से दूर होकर गिरते पड़ते हुए रुद्र के पास आ पहुंची और रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे रोते हुए कहने लगी, गंदे लोग हैं यहाँ, मुझे घर जाना है। घर चलो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे घर जाना है। रुद्र की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उससे प्रत्यक्षा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर प्रत्यक्षा के सिर को अपने सीने पर रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, बस अब सब खत्म हुआ। इतना समझ लो कि अब तुम अपने घर में ही हो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। रुद्र ने प्रत्यक्षा को संभालते हुए अपनी बाहों में भर रखा था और प्रत्यक्षा भी नशे की हालत में रुद्र के सीने पर सर रखे हुए थी। इस पर समर्थ और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के ही मन में बस एक ही बात चल रही थी कि प्रत्यक्षा और रुद्र एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इतने लोगों के बीच इन दोनों ने एक दूसरे को चुना। दोनों की ही हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। देखते ही देखते प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्र ने महसूस किया कि शायद प्रत्यक्षा बेहोश हो चुकी थी। इस पर रुद्र ने समर्थ की ओर देखते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद किया और रुद्र भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर समर्थ ने बेहद गुस्से में आगे बढ़ते हुए जयंत को उसके गले से पकड़ा और फिर जमीन पर गिराते हुए उसे बेहद गुस्से से दबाने लगा। इस गवार, इस अनाथ इंसान के लिए बड़े भैया आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? वो लड़की जिसके साथ तूने गलत किया वो रुद्र की पत्नी है और हमारे घर का हिस्सा है, वो जो हमसे अब कभी अलग नहीं होगा। तूने इंसानियत खो दी तो हम अपना रिश्ता क्यों निभाए? आज तूने सारी हदें पार कर दी है। अरे कार्तिक, मैंने तेरी जान बचाई थी और तू ये सिला देगा मुझे अपनी दोस्ती का? तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे कीमती है, ये जो भी जानता है। उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सबके सामने वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। तेरे भेजे में ये बात नहीं बैठ रही? तेरी जान बख्श रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी सजा का हकदार नहीं है। तुझे बाबा का सामना करना होगा।
मामला हमारे घर का है तो सजा भी तुझे घर का मुखिया ही देगा। कार्तिक, लेकर जाओ इसे बाबा के पास और इन सारे आदमियों को भी यहाँ से रवाना करो। मैं इन दोनों को लेकर पहुंचता हूँ। समर्थ ने पलटकर प्रत्यक्षा और रुद्र की ओर देखा। रुद्र जमीन पर लहूलुहान सा बेहोश पड़ा था और प्रत्यक्षा भी उसके सीने पर सिर रखी हुई शराब के नशे में बेहोश पड़ी थी। क्या किस्मत एक दूसरे से इस तरह से मिलती है? फिर तो कोई भी कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये सच में किस्मत है तो तुम दोनों को ही इस खौलते लावे का सामना करना पड़ेगा जिसने हम सबकी जिंदगी को पहले ही तबाह कर दिया था। समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के लिए खुश हूं या तुम दोनों की सलामती की दुआ करूं, क्योंकि तुम दोनों ही अपने आने वाले दर्दनाक कल से पूरी तरह से अनजान हो। आसमान से लगातार गिर रही बारिश माहौल को धुंधला कर रही थी। ऐसी बारिश को चीरता हुआ रुद्र प्रत्यक्षा को तलाश कर रहा था। रुद्र जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा का नाम ले रहा था और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रुद्र की सांसें बेहद तेज थी और रात के उस नीले घिर चुके अंधेरे में बारिश की झरझराती आवाज में पागल हो चुका था। कहाँ हो तुम? फिक्र मत करना, मेरी धड़कनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। रुद्र ने बहुत ध्यान से देखा कि रात की उस नीली रोशनी में प्रत्यक्षा सफेद कपड़ों में रोती हुई दूर खड़ी थी। तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को ध्यान से देखा कि उसके सिर से निकला हुआ खून भी प्रत्यक्षा के चेहरे से होते हुए उसके सफेद कपड़ों को भिगोकर लाल कर रहा था। रुद्र की धड़कन अब बेकाबू हो चुकी थी। प्रत्यक्षा ने अपने हाथों को रुद्र की ओर बढ़ाते हुए उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाई। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? जानते हो ना कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और अपना नहीं है, फिर भी तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मेरे पास भी मेरा कोई भी अपना नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब बदल गया। तुम मेरा वो पहला जायज रिश्ता हो जो मुझे मिला और सिर्फ मेरा ही रहेगा, जिसे मैं पूरी तरह से अपना कह सकता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल सबसे कीमती होता है मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, तुम्हारे सीने पर अपना सर रखकर अपना हर दुख दर्द को तुम्हें बताना चाहता हूँ। पूरे दिन तुम्हें देखना चाहता हूँ और पूरी रात तुम्हें सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुमने सच्चाई छुपाई, ऐसा क्यों किया? देखो ना आज मेरे साथ क्या हुआ। तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मुझे सुरक्षित रखोगे, फिर देखो ना आज मेरी जान किस तरह से जा रही है। मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैंने तो तुम्हें अपना माना था ना, फिर तुमने मुझे मार क्यों दिया? तुमने ही मेरी जान ले ली। तुम जानते थे ना कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती थी। अगले ही पल रुद्र ने डरती हुई नजर से प्रत्यक्षा की ओर देखा। प्रत्यक्षा के सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे। प्रत्यक्षा रुद्र के करीब थी। प्रत्यक्षा का चेहरा रुद्र के हाथों में था, लेकिन अचानक ही प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद करते हुए रुद्र की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। नहीं, तुम नहीं जा सकती। कि तभी अचानक ही रुद्र की आंख खुल गई। आंख खुलने के अगले ही पल रुद्र ने महसूस किया कि यह कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि यह उसका एक बुरा सपना था। रुद्र ने देखा कि वो और प्रत्यक्षा दोनों ही अपने कमरे के बिस्तर पर लेटे हुए थे और कोई भी नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की ओर अपनी नम आंखों से देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही प्रत्यक्षा के माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए खुद को तसल्ली देने लगा कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था। प्रत्यक्षा अब महफूज है। बहुत ठीक है, अभी उसे नींद की दवाई दी गई है, देर से उठेगी वो। जरा बाहर तो आ तुम। रुद्र प्रत्यक्षा को सोते हुए छोड़कर समर्थ के पास गया। वो जैन नहीं था जिसने महल में घुसपैठ की थी। बात जरा अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बहू को लेकर काफी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। उसकी जान खतरे में है और अब वो हमारी वो कमजोरी हो गई है जिसका इस्तेमाल करके हमारे ही दुश्मन हमें अपना निशाना बनाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसका ध्यान रखो, इसके साथ रहो, इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा फर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी जान खतरे में है।
इसके खुद के घर के लोगों ने इसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। ये शहर में रहती थी, तो इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम इसको जानते ही कितना हो? ये तुम्हारी पत्नी है, तो बताओ कौन है ये? सिर्फ उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से मैंने इसे बाजार से खरीदा था। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम इस बच्ची को बाजार से लाए थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? लंबी कहानी है बड़े भैया। मैंने इसे इस तरह से नहीं खरीदा था जैसे आप सोच रहे हैं। मैं इसे उस गंदे माहौल से बचाना चाहता था। जब इसे आजाद किया तब तक इसके ही परिवार ने ही इसे ठुकरा दिया और बाबा ने हमारी शादी करवा दी। जिस रुद्र को मैं जानता था वो लड़कियों से दूर रहता था, उन्हें गले लगाकर या उनके माथे को प्यार से सहलाता नहीं था। ये तुमसे बहुत छोटी है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समर्थ ने रुद्र को समझाते हुए उसे ये बताना चाहा कि दोनों के बीच हद से ज्यादा उम्र का फासला है। बहू तुमसे बहुत छोटी है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ, लेकिन इसका सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है बाबा। फिर तो अब हमें बाबा से बात करनी ही होगी। वैसे भी बाबा ने तुम्हें नीचे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ आया था। समर्थ ने रुद्र को सहारा देते हुए उसे बेड से उठाया और फिर धीमे कदमों के साथ उसे नीचे बाबा साहेब के पास लेकर चला गया। बाबा साहेब के पास पहुंचते ही समर्थ और रुद्र दोनों ही बाबा साहेब से जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने लगे। देखते ही देखते कुछ घंटे भी बीत चुके थे। हमारी बातें सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। हमारी बहुरिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अब से बहुरिया पर खास नजर रखी जाएगी। रुद्रा, तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और आराम करो जाकर, रात होने को आई है। रुद्र धीमे कदमों के साथ खुद को संभालते हुए उसने पाया कि प्रत्यक्षा अपना सिर पकड़कर बैठे हुई थी। रुद्र शांति से उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ था उस रात जब मैं बेहोश हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ। वो जब तुम बेहोश हुए तब अचानक से ही बहुत कुछ जंगल के कुत्ते आ गए थे। वो शायद तुम्हें मरा हुआ समझ रहे थे। अचानक से ही वो हमला करने लगे थे। तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम बेहोश थे जब वो अचानक से आ गए और हमें अपने साथ ले गए। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। मैं शायद तुमसे 9-10 साल बड़ा हूँ। मैं 33 साल का हूँ और तुम शायद 23 या 24 की होगी। तुम मुझसे बहुत छोटी हो। तुम कमजोर सी, दुबली पतली, नाजुक शरीर की, और मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। तुम गोरी और मैं हल्का सांवला। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की और मैं गांव का एक आम सा गंवार इंसान हूँ। मुझ में और तुम में कुछ भी एक जैसा नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं और मुझे लगता है कि हमारा अलग होना ही हमारी अपनी पहचान है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझे जिस तरह से बचाया, दोबारा वैसा मत करना। एक इंसान के लिए सबसे शर्म की बात यही होती है जब उसकी हिफाजत के लिए उसकी पत्नी की इज्जत दांव पर लग जाए। मैं तुम्हारी हिफाजत आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, लेकिन जब बात मेरी आएगी तुम्हें बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जाने के लिए कोई जगह नहीं और कहने के लिए अपना कोई भी नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सुरक्षित रखूंगा हर हाल में। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की बातों को सुन रही थी, लेकिन इस बार रुद्र और प्रत्यक्षा के बीच वो दूरियां कहीं गुम हो गई थी, जहां दोनों ही एक दूसरे से अलग थे। रुद्र को प्रत्यक्षा के शरीर पर वो घाव अपने अतीत की परछाई से भयानक दिख रहे थे। रुद्र के अंदर एक पहला सा एहसास जागने लगा था, जहां वो खुद को कभी देखना नहीं चाहता था। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछ लो। वो पेट की अम्मा ने कहा था कि तुम्हें ये सब बातें करना पसंद नहीं है और तुम्हारे सामने ये बात ना करूं, पर सोचा शायद मुझे पूछना चाहिए। उस झोपड़ी को लेकर बाबा साहेब तुम्हें हमेशा धमकियां क्यों देते हैं? वो तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? झोपड़ी का जिक्र होते ही रुद्र माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा की ओर देखने लगा। उसने प्रत्यक्षा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम ये पूछोगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। नहीं, ये मैं नहीं पूछती तुमसे, क्योंकि जानती हूँ उसका जवाब तुम नहीं दोगे। मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था,
उस दिन जब तुम्हें देखा मैंने वहां बाजार में, जहां तुम लोगों की बोलियां लगाई जा रही थी, तुम्हें पता है वो बाजार कौन सा है? वहां वो सारे काम होते हैं जिसे ये दुनिया गलत कहती है। लड़कियों का बेचा जाना, खरीदा जाना, जुआ, शराब, नशे और हर वो गलत काम जो शायद कोई भी शरीफ इंसान तो नहीं ही करता होगा। ऐसे बाजार में तुम्हें लाया गया था। जब मैंने तुम्हें वहां देखा तो दो पल दिमाग में आया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। बाकी लड़कियां भी तो वहां बेची जा रही थी ना। और ये वहां की बहुत आम सी बात है। जहां तुम्हारे शहर जैसे कायदे कानून नहीं है, इनका रहने का तरीका अलग है। यहाँ के कायदे कानून भी अलग है। जब वहाँ सारे गलत काम होते हैं और कोई शरीफ इंसान वहाँ नहीं जाता, तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? और अगर वहाँ तुम ही सही थे, तो तुमने मुझे खरीदा क्यों था, वो भी इतनी ऊंची बोली लगाकर? इस बात का रुद्र ने प्रत्यक्षा को कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे प्रत्यक्षा पूरी तरह से चौंक गई। किसी को मारने आया था। हुक्म था बाबा का कि उसकी लाश लेकर बाबा के पास जाऊं। वही करने गया था वहां। जिसका पीछा कर रहा था उसे तुम्हारी बोली लगाते हुए देखा तो खुद भी बोली लगाने लगा। तब पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम उस जगह से नहीं थी। तुम्हारी डरी हुई आंखें हर किसी को देख रही थी। वहीं सामने बैठकर मैं काफी देर से सब कुछ देख रहा था। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां तो ये सब रोज ही सबके साथ होता है। लेकिन फिर तुम्हारी उन सहमी हुई सी आंखों को देखते हुए मुझे कुछ याद आने लगा। कुछ ऐसा जिसमें मेरा पूरा बचपन गुजरा था। तुम्हें देखकर अचानक ही महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो आगे होने वाला था। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की ओर देख रही थी। रुद्र बेहद गंभीर होते हुए प्रत्यक्षा से हर एक बात बता रहा था। तुम्हारी बोली लगाने वाले लोग तुम्हें वैसे भी बेच ही देते, और तुम्हें खरीदने वाले लोग तुम्हारे साथ क्या करते ये तुम खुद जानती हो। बस उस एक पल तक मैं तुमसे पूरी तरह से अनजान था। लेकिन जब मैंने देखा कि उन व्यापारियों ने तुम पर हाथ उठाया, जिसके बाद तुम डर गई थी, मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैं क्यों सब छोड़कर आगे बढ़ गया। मुझे पता है तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बस मैं उस समय इतना ही चाहता था कि तुम उन सारी चीजों से दूर निकल जाओ। लेकिन जिसके शिकार के लिए मुझे भेजा गया था वो मेरे सामने ही था, और उसने तुम्हारी आखिरी बोली लगाई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी ऊंची बोली लगाई ताकि मैं तुम्हें खरीद सकूं, और मुझे अब सामने से मौका मिल गया था उसे मारने का। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझे इसलिए नहीं खरीदा था कि मैं किरण हवेली से थी। तुमने मुझे बचाने के लिए वहां से खरीदा था। नहीं, उस पल तक मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो या कहां से आई हो। तुम्हें देखकर अंदाजा लगाया था मैंने कि तुम यहाँ से नहीं हो। यकीन मानो, उस वक्त तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त तुम्हें होश आया, कीद की अम्मा तुम्हारी दवा पट्टी करके वहां से चली गई थी, और तुमने उल्टी ही वो तमाशा शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। प्रत्यक्षा अभी तक सब कुछ बेहद खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस रात का जिक्र किया जब प्रत्यक्षा पहली बार रुद्र से टकराई थी और झोपड़ी में उसे गलतफहमी हुई थी कि रुद्र ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, प्रत्यक्षा की नजरें शर्म से नीचे की ओर झुक गई। मत करो ना वो सब बातें। मैं शर्मिंदा हूँ उस दिन से जब मुझे कीद की अम्मा ने ये सब बताया था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को दवा देते हुए उसके चेहरे की ओर झांकते हुए धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरह की बेवकूफियां कई बार कर चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम्हारी उन बातों पर मैं गुस्सा करूं या हंसूं। हाँ, हो सकता है कि मैंने एक तरह से तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे देखकर किसी ऐसे गुनाह के लिए सोचने लगी थी जो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। शायद वो हालात ऐसे थे कि तुमने सब कुछ अपने दिमाग में गलत बैठा लिया। तुमने अभी तक नहीं बताया कि शादी क्यों की तुमने मुझसे। हमारी शादी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही हुई थी। तुमने उन सबके सामने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कुछ बोलता जो कोई समझता, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं मानता। वो पूरा ही गांव मेरा दुश्मन है। उसमें से तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। पर मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि तुम्हारी इस बेवकूफी के बाद भी तुम्हारे परिवार ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने सालों तक अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखा था। तुम ब्रह्मचारी हो
और अगर मैं गांव की, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो? क्या क्या पूछना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा। ये सुनते ही प्रत्यक्षा ने मन में ही सोचते हुए खुद से कहा, अब कैसे कहूँ कि तुमने ही मुझे किस किया था जंगल में? ये कैसा ब्रह्मचर्य है तुम्हारा? तो मतलब तुम बस इतना बताओ कि तुम ब्रह्मचारी क्यों हो? तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब है नहीं मेरे पास। बचपन से 26 साल की उम्र तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही नियम बनाया था कि मुझे बाबा के हुक्म को मानना है। मैं बीच में कोई भी ऐसी वजह नहीं लाना चाहता था जिससे कि मैं बुरा इंसान बनूं, और मैं इन सारी चीजों में कभी दिलचस्प भी नहीं रखता था। 26 सालों तक मैंने पूरा व्रत किया, उसके बाद कभी मन ही नहीं हुआ इन सब चीजों में दिलचस्पी दिखाने का। तो तुम कह सकती हो कि अभी तक ब्रह्मचर्य ही हूं। प्रत्यक्षा ने मन में सोचते हुए खुद से कहा, अरे नहीं हो तुम कोई ब्रह्मचारी। अच्छा, फिर तुम मुझे उस तरह से क्यों कहते थे कि तुम बात मानो वरना अच्छा नहीं होगा? क्योंकि तुम डरती थी, इसीलिए मैं तुम्हें डराया करता था। क्या हद हो गई? क्या कभी तुम मुझे, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में? अब वो रुद्र अचानक ही बोलते हुए रुक गया, क्योंकि प्रत्यक्षा दवा के असर से आंखें बंद करके सोने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगा, इन मासूम सी नजरों में न जाने मेरी क्या औकात होगी, न जाने ये मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। लेकिन इसके होठों से जितनी बार भी मेरा नाम निकल रहा है, मुझे सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले, लेकिन मेरी ही वजह से न जाने इसको कितनी बार जलील होना पड़ा। लोगों की बुरी नजर इस पर पड़ी। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। शायद इसका मुझ पर भरोसा करना सिर्फ इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, यही सच है, क्योंकि शायद ये मुझसे ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मुझे इसे इसके शहर भेज देना चाहिए, लेकिन फिर इसके जाने के बाद मैं जीऊंगा कैसे? ये सब क्या हो रहा है? आज तक भी तो मैं अकेला ही था ना, फिर अब डर क्यों लगने लगा है मुझे अकेला होने में? प्रत्यक्षा, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। मेरा इकलौता जायज रिश्ता ही मुझसे दूर होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मेरे साथ रहो, या फिर मैं स्वार्थी हो रहा हूं? रुद्र प्रत्यक्षा के सर को अपनी बाहों में लेते हुए उसे प्यार से सहलाने लगा। उसने उसके माथे को चूम लिया। शायद ये आखिरी रात है जब हम इस तरह साथ हैं। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, लेकिन क्या करूं? कुछ भी बताकर तुम्हें मेरी हकीकत उस काली रात के जैसी है जो तुम्हें भी सिर्फ अंधेरे की ओर धकेलेगी। इस पर सिर्फ तुम और मैं, लेकिन हम दोनों ही कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ ऐसा छुपाया है जिसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। रुद्र जानता था कि प्रत्यक्षा दवा के असर से अब गहरी नींद में है, इसलिए अब वो नहीं जागेगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कसते हुए अपनी बात उसके सामने रखी। उस रोज तुम्हें बाजार में बिकता हुआ देखा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। उन्हें भी अगवा करके बाजार में बेचा गया था। बाबा ने मेरी माँ की जान बचाई थी, मुझे अपने घर में सहारा दिया। हमें एक बेहतर जिंदगी देते हुए उन्होंने मुझे गोद लिया और अपना नाम दिया। उनके एहसान ही मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारी उन सहमी हुई नजरों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। जब तुम बाजार में डरी हुई थी, तुम नहीं जानती मैं किस जहन्नुम से गुजरा हूँ, और नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरा अतीत जानने के बाद मुझ पर कोई तरस खाओ, या फिर मुझे उन लोगों की तरह देखो जिन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। जब कोई तुम्हें गंदी नजरों से देखता है तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मुझे ऐसा अलग कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं हर एक पल खुद में एक अलग ही बदलाव देखता हूँ। डर जाता हूँ तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने से। जैसे ही कुछ बोलता हूँ तुम घबरा जाती हो। शायद गलती तुम्हारी नहीं है, मैं खुद ही बात नहीं कर पाता हूँ तुमसे। रुद्र ने सोती हुई प्रत्यक्षा के होठों को धीरे से चूमते हुए उसे और भी जोर से अपनी बाहों में कस लिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे बहुत पसंद है। कैसे बताओ कि
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ये जिंदगी तो क्या, अपने सातों जन्म बिताना चाहता हूँ। कैसे बताऊं कि पहले दिन से तुम्हारे लिए एक अलग एहसास लिए जी रहा हूँ। क्या हम एक दूसरे की जिंदगी का वो हिस्सा बन सकते हैं जो कभी अलग ना हो? प्रत्यक्षा ने नींद में ही रुद्र से कहा। इस पर रुद्र उसे सीने से लगाया हुआ बैठा था। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा से ये बात सुनी, वो हैरान रह गया। क्या तुम नींद में हो? तुम मेरे हो, अब तुम मुझे खुद से अलग ना करना। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। रुद्र हैरान था और साथ ही उसकी आंखों में प्रत्यक्षा के लिए हद से ज्यादा प्यार उमड़ रहा था। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रुद्र ने प्रत्यक्षा का माथा चूमते हुए उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया। कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा। तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ घंटों बाद प्रत्यक्षा ने सोते हुए ही करवट ली। वो नींद में ही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई मौजूद है। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथ को सरकाते हुए आगे बढ़ाया। प्रत्यक्षा के हाथ किसी की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। प्रत्यक्षा अपनी बेहोशी से उभरना चाहती थी, लेकिन दवा के असर के कारण उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। प्रत्यक्षा अभी तक बेचैन थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने धड़कनों को महसूस किया, प्रत्यक्षा की बेचैनी अचानक से ही शांत होने लगी। प्रत्यक्षा ने धीरे से उन धड़कनों को और करीब से सुनना चाहा और फिर उन धड़कनों पर अपने कानों को लगाते हुए प्रत्यक्षा नींद में ही मुस्कुराते हुए अपनी बाहों से धड़कनों की आवाज को कसने लगी। उसे अपने पास की मौजूदगी से सुकून मिल रहा था। प्रत्यक्षा के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें इस हालत में देखते हुए मुझे दर्द होता है। प्रत्यक्षा ने वो आवाज सुनते ही नींद में भी मुस्कुरा दिया। इस पर प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को हल्की से खोला। उसकी धुंधली आंखों में किसी की तस्वीर बन रही थी और वो तस्वीर प्रत्यक्षा के दिल को हद से ज्यादा सुकून दे रही थी। प्रत्यक्षा एक पल के लिए सब भूल चुकी थी। प्रत्यक्षा ने अपनी पलकों को धीरे से झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। रुद्र प्रत्यक्षा के बेड पर ही उसके पास लेटा हुआ था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के सिर के नीचे अपने हाथ को रखा हुआ था और प्रत्यक्षा का सिर रुद्र की बाहों में सिरहाने पर था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही करवट ली, उसने पाया कि उसका हाथ रुद्र के सीने पर पड़ा। रुद्र की धड़कन प्रत्यक्षा के हाथों में महसूस हो रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को बेहद खामोशी से देख रहा था। बच्चा, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या ये रात यही नहीं थम सकती? रुद्र के बोले हुए लफ्ज जैसे ही प्रत्यक्षा के कानों में पड़े, अब मत जाना, मुझे अकेले नहीं रहना। प्रत्यक्षा को नींद में बड़बड़ करते हुए देखकर रुद्र ने धीरे से मुस्कुराया और फिर प्रत्यक्षा का सिर प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे प्रत्यक्षा का बुखार लगभग उतर चुका था और अब सुबह होने को थी। सुबह की हल्की सी धूप रुद्र के कमरे में फैलने लगी। प्रत्यक्षा अभी भी सो रही थी और रुद्र पूरी रात प्रत्यक्षा के पास लेटा हुआ यूं ही जागता रहा। सुबह प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला, उसने पाया कि रुद्र उसके ठीक पास लेटा हुआ था और प्रत्यक्षा को एक नजर बस देखे ही जा रहा था। तभी प्रत्यक्षा की आंख खुल गई। तुम यहाँ ऐसे क्यों है? हम अब कैसा महसूस हो रहा है? अपने हाथों को मुझसे अलग करोगे क्या? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और हम इस तरह से क्यों? रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों में आंखें डालते हुए उससे सीधे साफ शब्दों में पूछ लिया, क्या महसूस हो रहा है? प्रत्यक्षा ने रुद्र को हैरानी से देखते हुए अपनी नजरों को नीचे झुकाते हुए रुद्र की बाहों से खुद को एक बार फिर से अलग करने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को वापस अपने पास खींच लिया। तुम जानती हो कि जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? मुझे सच में अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी खाई में गिरे जा रही हूँ। मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। छोड़ दो ना मुझे। बेवकूफ हो तुम। ठीक है, नहा लो जाकर। हमें कहीं जाना है फिर तो तैयार हो जाओ।
रुद्र के प्रत्यक्षा को छोड़ देने पर वो मन में ही सोचने लगी। है? सच में छोड़ दिया इसने तो? कैसा बेरुखापन है इसके अंदर। जब लड़की बोले कि जाने दो तो रोकना चाहिए उसको। कहाँ जाना है हमें? तुम चलो, मैं बाद में बताऊंगा। वैसे रात में मैं थोड़ी देर के लिए बाबा से मिलने गया था। वापस आया तब कमरे में मुझे कार्तिक मिला। तुम्हें तेज बुखार था तो वो बैठकर पट्टियां कर रहा था। सोचा बता दो तुम्हें, क्योंकि तुम बेहोश थी और कार्तिक तुम्हारे बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने 1-2 जोड़ी कपड़े बांध दो और जो भी तुम्हारा जरूरत का सामान हो वो ले लो। प्रत्यक्षा ने चुपचाप से रुद्र की बात मानते हुए जल्दी से एक छोटे से बैग में अपने 2 जोड़ी सूट रखे। रुद्र ने पास में ही रखी हुई वैद्य जी की दी हुई दवाइयों को प्रत्यक्षा के बैग में रखते हुए प्रत्यक्षा के माथे को हल्के से हाथ लगाया। प्रत्यक्षा को बुखार नहीं था। मुझे अपना बैग दो, चलते हैं फिर। तुम नीचे चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र साइलेंटली प्रत्यक्षा का बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। इस दौरान प्रत्यक्षा रुद्र को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देख रही थी। प्रत्यक्षा ने अपनी अलमारी से कार्तिक के गमछे को निकालते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और कार्तिक के कमरे के पास जाते हुए उसके कमरे को खटखटाने लगी। प्रत्यक्षा इस बात से अनजान थी कि कार्तिक के कमरे में महल का कोई भी शख्स नहीं जा सकता था। कार्तिक ने सबको अपने कमरे में आने के लिए मना किया हुआ था। कितनी बार कहा है, मेरे कमरे के दरवाजे को छूने की जरूरत भी नहीं है। कार्तिक ने प्रत्यक्षा को सामने खड़ा पाया। इस पर कार्तिक ने प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए उससे कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर और तबीयत कैसी है अब? तुम्हारा गमछा, ये तुम्हें वापस देने आई हूँ। मुझे लगा मैं भूल जाऊंगी और उस दिन मेरी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे हाथ जरा गंदे हैं, इसे मेरे कमरे में रख दो। प्रत्यक्षा धीरे से उसके कमरे में आई और फिर बेड पर गमछे को रख दिया। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुमने उस दिन मेरी इज्जत बचाई और रुद्र ने बताया कि कल रात तुमने मेरी देखभाल भी की, उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन आइंदा मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षा जैसे ही कार्तिक के पास से निकलते हुए कमरे के बाहर जाने लगी, कार्तिक ने अचानक ही कमरे के दरवाजे की तरफ लपकते हुए उन दरवाजों को बंद कर दिया और प्रत्यक्षा को दरवाजे की तरफ खींचते हुए बंद दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? मुझे बाहर जाना है। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तब तक तो मुमकिन नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। और वैसे भी सबको पता है कि मेरे कमरे में आना मना है, लेकिन तुम मेरे कमरे के अंदर हो। तुम यहाँ से चीखोगी, चिल्लाओगी या कुछ भी करोगी, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी हिफाजत के लिए। इसीलिए जो पूछूं साफ साफ मुझे उसका जवाब दो, वरना शायद भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। इतना कहते हुए कार्तिक प्रत्यक्षा के करीब आने लगा, लेकिन प्रत्यक्षा ने कार्तिक के करीब आते ही कार्तिक के मुख समाते हुए बेहद सीधे और कड़े शब्दों में कहा, ऐसी गलती से भी मत करना, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसके लिए तुम्हें सिर्फ पछतावा होगा और लोग मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि उसका जवाब तो तुम्हें ही देना होगा। कार्तिक ने धीमे से अपनी नजरों को नीचे की ओर घुमाया। उसने पाया प्रत्यक्षा के हाथों में एक छोटा सा खंजर था और प्रत्यक्षा ने उस खंजर को कार्तिक की गर्दन पर रखा हुआ था। कार्तिक और प्रत्यक्षा आमने सामने थे। कार्तिक प्रत्यक्षा के बेहद करीब खड़ा था और उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे पहले कार्तिक ने प्रत्यक्षा को केवल रोते सिसकते हुए और डरते हुए ही देखा था। लेकिन इस बार प्रत्यक्षा एक अलग ही तरीके से कार्तिक के सामने थी। प्रत्यक्षा के हाथों में खंजर था और उसका निशाना कार्तिक का गला था। ओहो, तो लगता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया जो वो किसी को नहीं देता था। मैं इस खंजर को अच्छे से पहचानता हूँ, सालों पहले बाबा ने उसे दिया था। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, उसने इसी खंजर से एक आदमी का गला काट दिया था। पता है, उसने पहली बार जब इसे इस्तेमाल किया तो वो कितने साल का था। उसने तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई। वो इस खंजर को बाबा का सबसे कीमती तोहफा मानता था और आज ये तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा निशाना मैं हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम जैसी लड़की किसी की जान भी ले सकती है भला? मुझे तो नहीं लगता। मैं जान ले सकती हूँ या नहीं, आजमाना चाहोगे? बोलो, सबूत दे सकती हूँ अभी इसी वक्त। प्रत्यक्षा की पकड़ खंजर पर मजबूत थी
इसलिए खंजर दबाते ही कार्तिक के गले से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी थी। लड़की, दिमाग का दही मत कर अब तू। मुझे मजबूर मत कर अपने पर आने के लिए। खुद पर आओ या नहीं, लेकिन मुझसे दूर रहो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को जाऊंगी, तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? इतना कहते हुए प्रत्यक्षा जल्दी से कार्तिक के कमरे से निकलकर रुद्र के पास चली गई। प्रत्यक्षा के जाते ही कार्तिक ने अपनी गर्दन पर लगे उस खंजर के निशान पर अपने हाथों को फेरा और फिर अपने हाथों में लगे खून की बूंदों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। तो उसके जंगली रंग ढंग तुम में भी आने लगे हैं। मजा आ जाएगा, क्योंकि अब तो खेलने के लिए काफी कुछ हाथ लगने वाला है। कार्तिक को धमकाने के बाद प्रत्यक्षा भागते हुए रुद्र के पास आ पहुंची। माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई, तो अब चले हम। रुद्र अभी भी खामोश था। रास्ते में प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र बिल्कुल खामोशी के साथ माथा समेटे हुए जीप चला रहा था। क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो? तो तुमने मुझे ज्यादा बोलते हुए कब देखा? अच्छा, तो फिर ये बता दो कि कहाँ जा रहे हैं? जब जहाँ पहुँचना होगा हम पहुँच जाएंगे। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात को सुनते हुए अचानक से ही प्रत्यक्षा की ओर देखा। रुद्र ने जीप में ब्रेक लगाया और फिर जीप को रोकते हुए उतर गया। जीप से उतरते ही रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और प्रत्यक्षा के कंधों को जोर से अपने हाथों से जकड़ते हुए उसे चिल्लाने लगा। जो कहा था वो समझ नहीं आया था क्या? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? तुमसे मना किया था ना कि तुम किसी और से। छोड़ो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। आखिर तुम गुस्सा किस बात से हो? मैंने कुछ किया है क्या? शायद मेरा कुछ कहना ही गलत है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। कम से कम बताओ तो कि तुम किस बात से नाराज हो। क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? देखो, मुझे बताओ ताकि मैं दोबारा वो चीज ना करूं। दोबारा? उसके लिए मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा कि दोबारा कुछ हो। मतलब, एक मिनट, हम दवा लेने आए हैं। अगर हमें वैद्य जी के ही यहाँ आना था तो सामान क्यों बांधा फिर? यही बैठना, मैं अंदर से तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ। रुद्र के अंदर जाते ही प्रत्यक्षा ने मन ही मन सोचा, अब इसका मुंह क्यों फूला है? एक तो ये बात नहीं करता, उस पे से इससे बात करने में भी डर लगने लगता है। कहीं ये उस वजह से तो गुस्से में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र वैद्य जी के पास था। अब पहले से उसकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, अब बोलती भी है और थोड़ा बहुत खा पी भी लेती है। उसे खुला माहौल दो, कहीं घुमाने ले जाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छी बातें करो। वैसे अब बुखार तो नहीं है ना? वो क्यों होगा भला? बुखार होने का सवाल ही नहीं है। रात भर ठंडे पानी की पट्टियां चुकी थी उसको। रुद्र ने वहां से दवा लेकर चुपचाप ही दवाएं प्रत्यक्षा को दी थी और फिर जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गया। प्रत्यक्षा अभी भी बार बार रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र बिल्कुल खामोश था। उसने सड़क के किनारे चाय की टपरी पर अपनी जीप रोकी। रुद्र चुपचाप टपरी पर चला गया। ये अच्छा, अब समझी। कल इसने कार्तिक को मेरे कमरे में देखा था। क्या ये इस बात को लेकर नाराज है? हाँ, यही बात होगी। हे भगवान, कहीं इसने कार्तिक को लेकर मुझे गलत तो नहीं समझ लिया। प्रत्यक्षा रुद्र को खामोशी से देख रही थी। इस पर रुद्र चाय वालों से कुछ बात कर रहा था और थोड़ी ही देर में रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया। चलो उतरो, जीप में बैठे बैठे थक गई होगी। हम काफी देर से चल रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। प्रत्यक्षा भी शांति से उसके पीछे जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी। लगता है कुछ और बात है। अगर ये कार्तिक वाली बात से नाराज होता तो ये रात को मेरे साथ एक ही बेड पर क्यों लेटा होता? सुबह जिन नजरों से मुझे देख रहा था, इसकी नजरों में नाराजगी नहीं थी। कैसे कहूँ इससे कि मुझे इसके साथ अच्छा लगने लगा है। दिल करता है कि इसकी सारी बातें सुनूं, इसके हर दर्द को समझूं।
और हमेशा इसे ऐसे ही देखती रहूं। मुझे रुद्र को समझने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। वो सही थी, रुद्र सच में दिल का अच्छा इंसान है। प्रत्यक्षा अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि तभी रुद्र चाय का एक कुल्हड़ लेकर प्रत्यक्षा के पास आया। कहाँ खोई हुई हो? ये लो चाय पियो। मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, शायद बारिश होगी। हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि कार्तिक काफी देर तक मेरे कमरे में ही था और मुझे नहीं जानना ये सब। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तुमने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे बताना है। I don't like him and I really... क्या बोल रही हो? या तो बात बता लो या फिर अपनी चटर पिटर कर लो। जब मैं वापस आया था तब कार्तिक कमरे में ही था। मुझे बस इतना पता है। इसलिए बता रही हूँ तुम्हें क्योंकि बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊं, ना आज, ना कल और ना ही कभी और। प्रत्यक्षा की यह बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। मौसम बदल रहा था। आसमां में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रुद्र ने आसमां की तरफ देखा। जानती हो तुम, उस दिन तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ याद आई थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें न बचा पाया तो मेरी जिंदगी किस काम की। मेरी माँ के साथ भी सालों पहले यही हुआ था। जब उस दिन मैंने तुम्हें वहां बाजार में बंधे हुए देखा तो एकदम से मेरे सामने मेरा कल घूम आया। तुम्हारी आंखों में वो खौफ, वो दर्द, वो आंसू देखे तो न जाने क्यों अचानक से मैं अंदर से टूट गया। बरसों पुराना वो दर्द जो कभी मैंने मेरी माँ को देखते हुए खुद में महसूस किया था, वही दर्द तुम्हें देखते हुए मुझे परेशान करने लगा था। माफ करना, मुझे ये पता नहीं था। क्या माँ भी बेची गई थी? हाँ, मैं बहुत छोटा था। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन इतना जरूर याद है कि मेरी माँ को इसी तरह से बाजार में बांध दिया गया था। उनकी बोलियां लग रही थी। रुद्र बोलते हुए ही अचानक से रुक गया और अपनी नजरें फेर कर गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा से कहने लगा, छोड़ो ना, कुछ और बातें करते हैं। तुम चाहो तो अपनी बात कह सकते हो। चुप क्यों हो गए अचानक से? जब पुरानी बातें बाहर आती हैं तो कभी कभी नमक की तरह जख्मों को हरा कर देती हैं। फिर चाहे मेरा दर्द हो या तुम्हारा जख्म। प्रत्यक्षा का दिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था। वो इस दर्द से वाकिफ थी। प्रत्यक्षा की आंखें नम हो चुकी थी। अचानक ही रुद्र के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से हैरान थी। क्या बाबा ने ही माँ को खरीदा था? क्या तुम्हें बाबा के पास जबरदस्ती लाया गया था? क्या यही वजह है कि तुम झोपड़ी में रहते हो? क्या बाबा ने तुम्हें टॉर्चर किया? मेरा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई क्या? नहीं, तुमने शायद गलत सोच लिया। बाबा ने मेरी माँ को खरीदा जरूर था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए। शायद मेरे और तुम्हारे जख्म एक जैसे ही हैं, इसलिए हम दोनों आज एक साथ हैं। रुद्र, वो दरअसल मुझे तुमसे... प्रत्यक्षा अपने दिल की बात को रुद्र के सामने रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात कहनी शुरू की, उसने पाया कि रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे थे और रुद्र उन आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम रो रहे हो? नहीं तो। नहीं, ऐसा मत करो। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। तुम जानती हो, मेरी माँ ने मेरे सामने ही अपनी सांसें तोड़ दी। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे याद है, अपनी आखिरी सांसों में मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बाबा के एहसानों का बदला हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। इसलिए अब से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक नियम और सिर्फ एक उसूल होगा कि मैं बाबा की हर बात को भगवान का हुक्म मानकर मैं उसे पूरा करूं। और तब से लेकर अब तक मैंने वही किया। मैं अपने रास्ते से न भटकूं या फिर किसी भी औरत को बुरी नजर से न देखूं, इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस पर प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और रुद्र के आंसुओं को पोंछने लगी। तुम भी तुम्हारी माँ के जैसे बेहद ईमानदार और अच्छे इंसान हो। उन्हें आज तुम पर नाज होगा।
और वो जब भी तुम्हें देखती होंगी तो खुश होती होंगी। तुमने पूछा था ना कि वो झोपड़ी मेरे लिए खास क्यों है। मेरी माँ ने उसी जगह पर अपनी आखिरी सांस ली थी। वो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैं हमेशा वहीं बैठकर माँ को याद करता था। तो बाबा ने उस जगह पर कोई काम नहीं होने दिया कभी। उन्होंने उस जगह को मेरे लिए छोड़ दिया। महल की शान शौकत में उलझकर मैं अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहता था। मैं तुम्हें इसलिए बचाना चाहता था ताकि तुम उस जगह से हमेशा के लिए आजाद हो सको। तो फिर बचाने के बाद तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? जब तुम ये जान गए कि मैं हवेली से थी और दुश्मन की बेटी थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसकी तीसरी वजह ये थी कि तुम बेवकूफ हो, और उस दिन मैं और तुम, हम दोनों ही तुम्हारी बेवकूफी का शिकार हुए थे। तीसरी? क्या मतलब तीसरी? तो फिर दूसरी और पहली वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि बाबा का हुक्म था, वरना तुम्हारे ही लोग तुम्हें वैश्यालय में भेज देते। वैश्यालय? रुद्र ने प्रत्यक्षा की ओर देखते हुए उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा और फिर कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। ठीक है, और पहली वजह क्या थी? उसे भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ कहना था। मैं प्रत्यक्षा का दिल अचानक से ही भर आया था। प्रत्यक्षा ने सिर झुकाते हुए धीरे से बुदबुदाया। प्रत्यक्षा अपनी बात कह ही रही थी कि तभी रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगाया तब प्रत्यक्षा मुस्कुराने लगी। अब शहर जाकर ऐसी जिंदगी जीना कि पीछे लगी हर चोट के दाग मिट जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां बहुत अच्छी जिंदगी जियोगी। अब पीछे पलटकर कभी मत देखना। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर प्रत्यक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा साथ शायद यहीं तक का था। प्रत्यक्षा ने रुद्र को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था, लेकिन ये सब सुनने के बाद प्रत्यक्षा की पकड़ ढीली हो गई थी। प्रत्यक्षा ने रुद्र को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन रुद्र अभी भी प्रत्यक्षा को अपने गले से लगाए हुए था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुद्र को दूर करने के लिए उसे धक्का दे रही थी, लेकिन रुद्र उसे गले से लगाए हुए था। मैंने अपना वादा पूरा किया। आज तुम वापस शहर जा रही हो। अब पलटकर कभी मत आना। यहाँ जो हुआ उसे सिर्फ अपना एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बातें सुनते हुए रुद्र को जोर से धक्का दिया और उसे खुद से अलग किया। क्या कह रहे हो तुम? सही बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि तुम जा रही हो शहर। बैग में मैंने कुछ रुपए भी रख दिए हैं और हर महीने तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो तुम महल में बिना बताए आए हो, है ना? तुमने क्या बहाना बनाया बाबा से? बाबा की नजरों से बचकर और बिना किसी को कुछ कहे मुझे शहर भेजना चाहते हो? जानते हो ना बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मार देंगे वो तुम्हें जान से, अगर मैं उन्हें नहीं मिली महल में। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? रुद्र बेजान होकर खड़ा था और प्रत्यक्षा को देखते जा रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा अचानक से ही अपना आपा खो बैठी थी। यहाँ तुम्हें बहुत खतरा है और यहाँ की जिंदगी में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। बच्ची हो तुम अभी, तुम्हारे पास मौका है अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम देने का। लेकिन अब मैं? बस, और एक शब्द नहीं। तुम शहर जा रही हो आज और बात यही खत्म हो रही है। प्रत्यक्षा आज रुद्र से अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ अचानक से बदल चुका था। अब अगर वो इस गांव से जाती है तो उसके पास वापस आने के लिए कोई भी वजह नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं एक बार भी यहाँ से गई ना तो वापस नहीं आऊंगी कभी। रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ से अपनी नजरों को फेर लिया और यही सही रहेगा। बस करीब आ चुकी थी और रुद्र को वहां देखकर बस कंडक्टर हाथ जोड़ते हुए रुद्र के पास आया। मालिक, आप यहाँ?
कहाँ आपकी गाड़ी खराब हो गई है? कहे तो बस मोड़ दे हम गांव की तरफ। नहीं, तुम्हें इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना है शहर। जरा हमें 2 मिनट का वक्त देना, हम आते हैं। रुद्र ने सख्ती के साथ प्रतीक्षा से कहा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से जाने का। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सारे रिश्तों से आजाद कर रहा हूँ। जो रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, जिस रिश्ते के कोई मायने नहीं थे, जिसमें तुम्हारा मन हर पल घुट रहा था, जिसमें मैं घुट रहा था, वो रिश्ता कभी रिश्ता था ही नहीं। तुम बस मेरी एक जिम्मेदारी थी जिसे मैं निभा रहा था, और आज जिम्मेदारी खत्म हुई। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम वहां किसी अपने जैसे पढ़े लिखे कम उम्र के अच्छे लड़के से शादी कर लेना, और भूल जाना उस सिंदूर को जो मैंने तुम्हारी मांग में कभी भरा था। प्रतीक्षा अचानक से ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से पूरी दुनिया छीनी जा रही थी। प्रतीक्षा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर रुद्र से कहने लगी, तुम सच में यही चाहते हो कि मैं यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं? उस वक्त तो हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती तो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है? तुम्हें बात समझने में और कितना वक्त लगेगा कि तुम्हारी वजह से यहाँ बाकी सब भी खतरे में पड़ रहे हैं। वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं ये तुम्हें तक नहीं पता है, तो हमें कैसे पता होगा? लेकिन फिर भी तुम पर हर रोज हमले हो रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर की मुसीबत बनना बंद करो तुम। इसमें मेरी गलती क्या है रुद्र? मुझे नहीं जाना वापस। बोलते हुए प्रतीक्षा का गला भर आया था। प्रतीक्षा की बातों को सुनते हुए रुद्र ने प्रतीक्षा के पास आकर उसके कंधों को पकड़ा और फिर उसे जोरों से झकझोरते हुए उस पर गरजते हुए चिल्ला दिया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जिस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ वो अब मेरा दम घोट रही है। हर पल डर के साए में जी रहा हूँ। घर से बाहर निकलो तो तुम्हारी चिंता होती है, घर के अंदर रहो तो घर वालों की चिंता होती है, तुमसे थोड़ा सा दूर जाओ तो तुम्हें खतरा होता है। कितनी बार, आखिर कितनी बार ऐसा हुआ? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा होता तो शायद वो हो चुका होता जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो तो फिर यहाँ पर रुकना ही क्यों है तुम्हें? रुद्र, मेरी वजह से तुम्हारा दम घुटने लगा है। हाँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए। तुम आखिर मुझ जैसे इंसान पर भरोसा कैसे करने लगी? समझ नहीं आती बात तुम्हें कि उस महल में तुम अकेली औरत हो और नहीं कह सकते कि किसकी नियत में क्या कब आ जाए। रुद्र ने प्रतीक्षा से सीधे तौर पर परेशान होते हुए कहा, नहीं हो पाएगा मुझसे अब। मैं थक गया हूँ। मुझे वापस से मेरी जिंदगी में जाना है जहाँ मेरे सर पर कोई बोझ नहीं था। मेरा दम घुटने लगा है तुमसे। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं नहीं संभाल पाऊंगा अब तुम्हें। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं? अगर मैं चाहता होता तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाती। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे रास्ते में आओ या मेरे पैर तुम्हारी वजह से बंध जाए। ओह, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे झेला और मेरी हिफाजत की। लेकिन अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। रुद्र ने बस में प्रतीक्षा का सामान रखा और एक सीट पर पैसे देते हुए रुद्र तेज कदमों से प्रतीक्षा के पास आया और प्रतीक्षा का हाथ पकड़ते हुए उसे बस की तरफ ले जाने लगा। लेकिन प्रतीक्षा ने अपने हाथ को झटका दिया। ये नहीं पता था कि मैं तुम पर बोझ हूँ। ये तो पता था कि जबरदस्ती तुम्हारे सर बांधी गई हूँ, पर मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी भी तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। आज तक साथ देने के लिए शुक्रिया। अब से तुम आजाद हो। मुबारक हो। प्रतीक्षा बस के दरवाजे तक पहुंची थी। उसने जैसे ही पलटकर रुद्र की तरफ देखा, रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रतीक्षा आंसू बहाती हुई बस पर चढ़ गई और देखते ही देखते बस रुद्र के सामने से होते हुए वहां से दूर चली गई। रुद्र वहीं खड़ा होकर बस को जाता हुआ देख रहा था। रुद्र की नजर बस पर तब तक थी जब तक बस उसकी नजरों से ओझल ना हुई। रुद्र ने अपने धीमे कदम जीप की तरफ बढ़ाए और फिर वापस महल जाने लगा। रुद्र अभी भी महल से काफी दूर जंगल के रास्ते पर था।
इस पर रुद्र ने अचानक ही अपनी जीप को रोकते हुए अपने सिर को जीप के स्टीयरिंग पर रख लिया। हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी और अब शाम भी गहरी होने लगी। रुद्र अपने स्टीयरिंग पर ही अपने सिर को बार बार टकराने लगा। आज मैंने अपने हिस्से की हर खुशी को खो दिया। आज मैं वापस अकेला हो गया। बहुत मजबूर था मैं। कैसे तुमसे कहता कि तुम्हें हर खुशियां देना चाहता था, लेकिन जिसकी जिंदगी खुद मोहताज हो किसी की, वो खुशियां नहीं दे सकता था। कैसे कहता कि तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ तुम्हारा रहना सही नहीं था। रुद्र और प्रत्यक्षा की कहानी शायद इतनी ही थी। शायद किस्मत ने हमें गलती से मिला दिया था, लेकिन तुम किस्मत की दी हुई सबसे खूबसूरत गलती थी। प्रत्यक्षा जा चुकी थी। रुद्र ने खुद को कोसते हुए आसमान की तरफ सिर किया और फिर बहते आंसुओं के साथ उस बारिश में भगवान से शिकायत करने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों लिखी ऐसी किस्मत जहां ना प्यार है, ना कोई अपनापन, ना कोई आंसू पोंछने वाला है और ना ही कोई गले से लगाने वाला? जी रहा था ना मैं ऐसे ही, फिर क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में? तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि उसे मेरा कर दो, उसे मेरा कर दो हमेशा के लिए।